Good morning to all of you and welcome to SKG Commerce classes. I hope all of you are fine. आज की हमारी क्लास में हम लेकर आए हैं इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया से रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन। इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया का टॉपिक हमने इससे पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है और लिंक हमने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने से पहले एक बार इस टॉपिक को जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है एक बार ज़रूर स्टडी कर लें ताकि आप इलस्ट्रेशन को बड़ा इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में मिस्टर राम एक इंडियन सिटीज़न है और उनकी फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनकम दी गई है। हमें असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए उनकी टैक्सेबल इनकम बतानी है, अगर वो रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आपका जो भी आंसर आता है उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया, और अगली आने वाली स्लाइड्स में हम इन पॉइंट्स को एक एक कर डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, मिस्टर राम को इनकम हुई है पेंशन से फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन जापान। देखिए, अगर कोई भी सर्विसेज इंडिया में रेंडर की जाती है, इंडिया में प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए उसे कोई भी इनकम आती है, वो पेंशन के थ्रू आए या सैलरी के थ्रू आए, और वो रिसीव कहीं पर भी हो, वो तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। और ये सेक्शन 9(1) के सेकंड पॉइंट में है कि अगर कोई भी इनकम अंडर द हेड सैलरी आती है, तो अगर उसने सर्विसेज अपनी इंडिया में रेंडर की है, प्रोवाइड की है, तो उसकी जो इनकम होती है रेजिडेंट, एनओआर और एनआर तीनों के लिए ही टैक्सेबल होती है। सेकंड पॉइंट में सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जापान फॉर सर्विसेज रेंडर्ड देयर। अगर कोई भी सैलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है किसी फॉरेन कंट्री में किसी इंडियन सिटीज़न को उसी फॉरेन कंट्री में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो वो इनकम भी तीनों के लिए टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो इस केस में मान लो कोई सैलरी मिली, वो इंडिया के बाहर ही मिली और इंडिया के बाहर ही सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वो सैलरी देने वाला कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस केस में भी सैलरी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। हमने नोट में उनके साथ के पॉइंट भी लिए हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। मतलब इनकम डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया के हमने टोटल 8 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। तो वो सेक्शन 9(1) का जैसे 3 लिखा है, तो दैट मीन्स थर्ड पॉइंट में हमने जो डिस्कस किया था हमने वो ब्रैकेट में 3 करके लिख दिया है। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर रॉयल्टी कोई भी मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाती है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि अगर किसी पर्सन का कोई यूनिक आइडिया है, कोई यूनिक उसका फार्मूला है जिसे यूज़ करने का राइट उसने किसी और को दे दिया है, तो इन रिटर्न जो उसे कंसिडरेशन मिलता है उसे रॉयल्टी कहा जाता है। रॉयल्टी को भी हमने डिटेल में पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर रॉयल्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलती है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। अब रॉयल्टी अगर किसी रेजिडेंट इन इंडिया से मिलती है, मतलब किसी ऐसे पर्सन से मिलती है तो रेजिडेंट इन इंडिया है, तो उस केस में हमें ये देखना है कि जो रॉयल्टी है उसकी जो सर्विसेज है, मतलब जिन सर्विसेज के लिए रॉयल्टी पे की जा रही है वो सर्विसेज उसने कहाँ पर यूज़ करी है। अगर उसने वो सर्विसेज इंडिया में यूज़ करी है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, और अगर वो रॉयल्टी की सर्विसेज इंडिया के बाहर यूज़ की गई है तो वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, एनओआर और एनआर के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो फोर्थ पॉइंट में जो रॉयल्टी है वो एक रेजिडेंट से मिली है, लेकिन जो सर्विसेज है वो इंडिया के बाहर बिज़नेस में यूज़ की गई है, तो ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, क्योंकि रेजिडेंट के लिए प्रीवियस ईयर में अर्न की गई हर इनकम टैक्सेबल होती है, चाहे वो इंडियन इनकम है चाहे वो फॉरेन इनकम है। मतलब एक रेजिडेंट के लिए प्रीवियस ईयर की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट में रॉयल्टी जो मिली है वो एक रेजिडेंट से मिली है और उसने जो सर्विसेज का यूज़ है वो बिज़नेस में किया है जो इंडिया में है।
तो इस केस में ये इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में रॉयल्टी जो मिली है वो एक नॉन रेजिडेंट से मिली है, और नॉन रेजिडेंट ने जो सर्विसेज का यूज़ किया है वो बिज़नेस में किया है और वो इंडिया में किया है। रेजिडेंट की तरह रॉयल्टी के केस में नॉन रेजिडेंट के केस में भी हमें ये देखना है कि अगर सर्विसेज का यूज़ इंडिया में किया गया है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, और अगर इंडिया के बाहर किया गया है तो वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। तो देखिए इस वाले पॉइंट में भी यूज़ इंडिया में किया गया है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट है फ़ी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ये पॉइंट बिल्कुल रॉयल्टी की तरह ही होता है। फ़ीस यहाँ पर कहाँ से मिली है? इंडियन कंपनी से, और इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट होती है। लेकिन इंडियन कंपनी ने जो टेक्निकल सर्विसेज यूज़ की है वो इंडिया के बाहर की है। तो इस केस में हम देखेंगे कि रेजिडेंट के केस में हमने पढ़ा था कि अगर रेजिडेंट सर्विसेज का यूज़ इंडिया में करता है तो ही वो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, और अगर इंडिया के बाहर करते हैं तो वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर इंडियन कंपनी ने यूज़ इंडिया के बाहर किया है तो वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी, NOR और NR के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट के पॉइंट की। इंटरेस्ट का पॉइंट हमारे 6 पॉइंट में हमने 5th पॉइंट में हमने पढ़ा था, और इंटरेस्ट के पॉइंट में और रॉयल्टी के पॉइंट में जो फ़र्क है वो सिर्फ नॉन रेजिडेंट के केस में आता है कि अगर हमें जो इंटरेस्ट है वो नॉन रेजिडेंट से मिलता है तो उस केस में रॉयल्टी में तो क्या होता था कि नॉन रेजिडेंट के केस में हमें सिर्फ ये देखना होता था कि उसने जो सर्विसेज का यूज़ है वो इंडिया में किया है या इंडिया के बाहर। अगर इंडिया में किया जाता था तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाती थी, और इंडिया के बाहर किया जाता तो वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होती थी। लेकिन इंटरेस्ट के केस में अगर हमें इंटरेस्ट नॉन रेजिडेंट से मिलता है तो पहले हमें ये देखना है कि वो इंडिया में लोन अमाउंट का यूज़ कर रहा है या इंडिया के बाहर। और अगर इंडिया में वो लोन अमाउंट का यूज़ कर रहा है तो सिर्फ बिजनेस और प्रोफेशन में ही उसका यूज़ होना चाहिए, किसी और पर्पस के लिए उसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। तो इस केस में जो नॉन रेजिडेंट है उसने लोन अमाउंट का यूज़ इंडिया में बिजनेस के लिए किया है तो ये अमाउंट तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट में जो इंटरेस्ट है वो एक नॉन रेजिडेंट से मिला है और उसने लोन अमाउंट का यूज़ इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन में ना करके शेयर खरीदने के लिए किया है तो ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। NOR और NR के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, क्योंकि रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल इसलिए होगी क्योंकि प्रीवियस ईयर में इनकम जो भी अर्न की जाती है वो रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाती है, एक्सेप्ट सम इनकम्स जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट मिला है वो एक रेजिडेंट से मिला है, और रेजिडेंट के केस में हमें ये देखना है कि अगर इनकम इंडिया के अंदर यूज़ की गई है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल है, अगर वो इंडिया के बाहर यूज़ की गई है तो वो सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल है। मीन्स जो लोन अमाउंट है उसे हमें देखना है। तो 10th पॉइंट में ये देखिए जो इंटरेस्ट मिला है एक रेजिडेंट से मिला है, और रेजिडेंट ने उस लोन अमाउंट का यूज़ शेयर खरीदने के लिए किया है तो उसने यूज़ कहाँ किया? इंडिया में किया है, तो ये तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। 11th पॉइंट में इंटरेस्ट एक रेजिडेंट से मिला है और रेजिडेंट ने लोन अमाउंट का यूज़ इंडिया के बाहर बिजनेस चलाने के लिए किया है तो ये सिर्फ रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट एक रेजिडेंट से मिला है और उसने लोन अमाउंट का यूज़ इंडिया में बिज़नेस चलाने के लिए किया है। जब इंडिया में बिज़नेस चलाने के लिए किया है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिली है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव होती है तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट में मिस्टर राम को अपने भाई से गिफ्ट मिला है जो श्रीलंका में रहता है, और इस केस में देखिए हमने 8th पॉइंट में पढ़ा था कि अगर कोई भी अमाउंट उसे अपने रिलेटिव से मिलती है तो वो तीनों के लिए एग्जम्प्ट हो जाती है, तो ये रेजिडेंट NOR और NR तीनों के लिए एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा,
और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली शेयर द वीडियो एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। अगली वीडियो में भी हम आपके लिए ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।